नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। क्या आपको पता है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल हमारे देश में करीब 15 लाख से ज्यादा नए मरीज कैंसर से जूझ रहे हैं और ये सिर्फ किसी एक हिस्से या एक उम्र का रोग नहीं रहा। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। कभी किसी को लंग कैंसर, किसी को ओरल कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर, तो किसी को ब्लड या स्टमक कैंसर हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ एक बीमारी भर है या फिर ये हमारी जीवन शैली का आईना है? सुबह से रात तक भाग दौड़ में नींद कम लेना, स्ट्रेस में जंक फूड और मिठाइयों से मन बहलाना, स्क्रीन पर चिपके रहना, एक्सरसाइज ना करना, ऊपर से प्रदूषण की मार, क्या ये सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर वो धीमी आग नहीं जला रहे जिसे हम कैंसर के नाम से आज जानते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम में से ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक ये तीसरे या चौथे स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। सोचिए, ऐसा क्यों है कि हम इतने शिक्षित, इतने जागरूक होने के बाद भी अपनी ही सेहत के लिए इतने बेपरवाह हैं? क्या वजह है कि भारत में हर 9 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप में कैंसर होने का खतरा बना हुआ है? क्यों आज किशोरों से लेकर 30 से 40 साल के युवाओं तक में कैंसर के केस बढ़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ विरासत या किस्मत है या फिर हमारी आदतों और चॉइसेस का नतीजा है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक सच्ची, खुली और संवेदनशील बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज शर्मा, देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हजारों मरीजों का इलाज किया है। वर्षों से कैंसर अवेयरनेस के लिए भी वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सनसेट टीवी में जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान अंचल शर्मा जुड़ी हुई हैं, जो कि 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से जूझी लेकिन हारी नहीं, बल्कि इस लड़ाई को मजबूती से जीत कर आई हैं। आज वो कैन हील कम्युनिटी की संस्थापक हैं और सैकड़ों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण भी बनी हुई है। लगातार कैंसर अवेयरनेस के लिए वो काम कर रही हैं। अंचल, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे ही करूँगी। एक वो दौर था जब कोई ये शायद ही सोचता हो कि कैंसर हम में या हमारे परिवार में से किसी को हो सकता है, लेकिन अब ये किसी और की बीमारी नहीं बल्कि हर परिवार की एक चिंता सी बढ़ गई है, बन चुकी है। सबसे पहले आप बताइए, वजह क्या है और अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है आज? देखिए, मैं पहली चीज़ अपने प्रोफेशन के लोगों से, समाज से और पॉलिसी मेकर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कैंसर के ऊपर कंट्रोल पाने में हम सच में गंभीर हैं, सीरियस हैं? और वहाँ से उत्तर आता है नहीं, क्योंकि कैंसर के बहुत सारे कारण हमें पता है। आप कुछ लोगों से पूछेंगे तो वो न्यूक्लियर लेवल और सेलुलर लेवल पे चले जाएंगे, पर जो कारण हमें पता है कम से कम पहले हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरी चीज़, कैंसर की विभीषिका कितनी बड़ी है, इसके लिए पता लगाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाया गया है। उससे काफ़ी कुछ पता लगा है, पर वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, जगह जगहें हैं, उनसे कैंसर केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो इसलिए हम कई सालों से इसी टीवी चैनल पे हम लोग, हमारे साथी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर किया जाए, त्वरित पंजीकरण डिजीज़ जैसे डेंगू में होता है। तो उससे क्या होगा कि एक तो अवेयरनेस की जो बात आपने कही, तो कैंसर की अवेयरनेस एक ग्रामीण लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, प्राइवेट क्लिनिक्स पे, आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उस पे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर है उसके ऊपर जाएगी। वो सस्पिशियस केसेस को डायग्नोसिस करेगा, सेकेंडरी सेंटर्स पे पहुंच के उनका डायग्नोसिस वो करेगा, केसेस रिपोर्ट होंगे और तब हमें पता चलेगा कि हमें इनके उपचार की क्या व्यवस्था करनी है, हमें कितना मैन पावर चाहिए, हमें कितने इक्विपमेंट्स चाहिए। तो इस प्रयास से एक अवेयरनेस फैलेगी। अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को जीवन यापन पद्धति के बारे में भी बताया जाएगा कि भाई लाइफस्टाइल चेंज करो। अंचल, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, फिर अचानक पता चलता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली 2017 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था, बट उससे पहले 2016 में मैंने अपनी ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ जो है वो महसूस की थी, जैसे मूंगफली का दाना होता है इतनी बड़ी। और वही कि एजुकेशन उस सब्जेक्ट पे इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, फादर जैसे ऑटो रिक्शा चलाते थे, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है। 8th क्लास तक पढ़ाई करने के बाद मुझे काम करना पड़ा। तो उस बैकग्राउंड से आके
इस कैंसर जैसे सब्जेक्ट पे इन्फॉर्मेशन होना हम लोगों के लिए बहुत पिछड़ी हुई बात रह जाती है। तो वैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं जब मैंने वो गांठ फील करी तो मैंने अपने घर में डिस्कस किया। उनको भी कुछ अवेयरनेस नहीं थी। मेरी मम्मी को एक गांठ थी जो कि काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो कैंसरस नहीं थी, तो वो अपने आप डिज़ोल्व हो गई। तो उन्होंने बोला बेटा मुझे भी थी, आपको भी वही होगा। तो वो जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं मेरे को सही तरीके से गाइड नहीं किया गया। एंड देन मुझे ओवर फ़ोन कॉल ही किसी डॉक्टर से कनेक्ट कराया गया, जिन्होंने मुझे फ़ोन पे ही बोल दिया बेटा 40 से पहले आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। अच्छा। तो ये भी एक परेशानी रही। उसके बाद मैं फिर किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिली। किसी ने बोला आप तो भगवान के पास आ गए हो। मैं होम्योपैथी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे भगवान के पास नहीं, भगवान के पास भेजने की तैयारी कर ली है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा ट्रीटमेंट उनके पास 1 साल चला। 1 साल में वो मुझे ये नहीं कन्फर्म कर पाए कि मुझे कैंसर है या कुछ है। अब मैंने उनको हर एक 2-3 महीने के बाद जैसे जैसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे वेट लॉस हो गया, ब्रेस्ट के साइजेस इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है, ब्रेस्ट अंदर की तरफ श्रिंक हो रही है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे थे। तो मैं डॉक्टर को बोलती थी डॉक्टर साहब क्या हम कुछ टेस्ट करा लें जिसके बाद हमें पता चल जाए कि क्या है। तो वो बोलते रहे नहीं 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 आंचल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, ये मिल्क क्लॉट हो सकता है, कोई गांठ हो सकती है, सिस्ट हो सकता है, बट कैंसर नहीं है। 1 साल के बाद 2017 जनवरी में जब मेरी बॉडी बिल्कुल गिव अप कर दिया, तब मैंने उनको पूछा कि आपको अभी भी लगता है कैंसर नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा अब जाके आपको चेक करा लेना चाहिए। जो कैंसर बहुत इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज हो सकता था, जिसका पता चल सकता था, वो मुझे 3rd और 4th स्टेज के बीच में जाके पता चला। तो मेरी तो दुनिया मतलब लिटरली ऐसे बिखर गई, क्योंकि सिर्फ कैंसर नहीं, मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे चैलेंज रहे हैं जो कैंसर से बहुत ज़्यादा गंभीर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि मैंने कैंसर जैसी डिज़ीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कैंसर सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो बहुत बर्डन के साथ आता है, बहुत कुछ साथ लेके आता है। और पहला जो थॉट है वो सिर्फ यही आता है कैंसर आ गया, अब कोई लाइफ नहीं बची है। और आपको, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बहुत पहले पता लग सकता था जी, लेकिन वो डिले हुआ। उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में वो पल था जब आपने तुरंत शेयर नहीं किया घर में अपने? जी उसके बारे में थोड़ा सा मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी और 22 दिन पहले मुझे कैंसर का पता चला। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में पहले देखा है, तो ये काफ़ी सालों के बाद हमारे घर में एक हैप्पी मोमेंट आया था जिसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। और ये था कि अब मैं कैसे घर में लोगों को बताऊँ कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। तो 22 दिन मुझे ये न्यूज़ अपने तक ही रखनी पड़ी। और 22 दिन तक ऐसा था कि मैं कभी बायोप्सी कराने जा रही हूँ, कभी कुछ और स्कैन, पेट स्कैन, सिटी स्कैन, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हो रहा है। और उसी शाम को संगीत में, डांस में, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो वो 22 दिन ऐसा लग रहा था जैसे 22 साल बन गए मेरे लिए। और इतना ज़्यादा मतलब जब आपको पता हो, जैसा कि मैंने कहा कि कैंसर का मतलब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अब लाइफ नहीं बची है, तो ऐसे में अगर आप किसी को बता ना पाओ तो वो 22 साल जैसे बन जाते हैं। और ट्रस्ट मी, मैं रोती थी अकेले में। और मैंने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है। और 22 दिन तक बस यही चलता रहा। जैसे ही 22 दिन पूरे हुए मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जाके मैंने अपनी पहली सर्जरी कराई, जिसमें मुझे कीमोपॉट इंस्टॉल हुआ था कॉलोबोन के अंदर। और उसके बाद आपने तो मैं घर जाके सोचिए अंचल को ये पता लगा, और उसके बाद उन्होंने कैसे इसका सामना किया। और वो जो जिस तरह से बता रही हैं कि वो 22 दिन जब उन्होंने नहीं बताया परिवार में, वो 22 साल की तरह लगे। तो क्यों मेंटली हमें कैसे तैयार होना है, फिजिकली कैसे तैयार होना है, और जिन लाइफस्टाइल चेंजेस की बात डॉक्टर कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए ही, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसे लेकर आज अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरह से डॉक्टर शर्मा, क्या हम ये कहें कि हर किसी को ये मान लेना चाहिए कि उसे भी कैंसर हो सकता है, भले ही वो स्मोकर है या नहीं है, वो ड्रिंक करता है या नहीं है, वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, वो अच्छा खाते हैं या नहीं है? क्या हर एक को ये मान के चलना चाहिए कि कैंसर किसी को भी हो सकता है? प्रीति जी देखिए, मेरी जो पहली बात मैंने आपको बताई थी उसका सैंपल देख लिया आपने। बिल्कुल। यदि नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर होती तो जो भी डॉक्टर जिसने मिसडायरेक्ट किया है, जो उनकी पैथेटिक स्टेट ऑफ नॉलेज है, वो नहीं होता। इसलिए पॉलिसी मेकर्स हैव टू टेक ए सीरियस डिसीजन। केरला में लिया उन्होंने, और उनका देखिए सिनेरियो चेंज हो रहा है। तमिलनाडु में उन्होंने स्टेट कैंसर रजिस्ट्री इस्टेब्लिश की, देखिए उनके यहाँ का सिनेरियो चेंज हो रहा है। कहाँ सर्वाइकल कैंसर हाईएस्ट इंसिडेंस थी वो एकदम लो डाउन हो गई।
गैस्ट्रिक कैंसर की इंसिडेंस थी, फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सर्वे में वो मिला था। वो उन्होंने डाइट चेंज कर दी, स्पाइसी फूड खाते हैं, वो उसमें चेंज हो गया। अब हम आते हैं, आपने लाइफस्टाइल की बातें की। देखिए पुरानी आदतें जाती नहीं हैं, सड़क पे खड़े होकर चटोरापना करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। हम लाइफस्टाइल को चेंज कहाँ से करना शुरू करेंगे? हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है स्कूल लेवल पे, एडोलेसेंट लेवल पे, सेक्सुअल हैबिट्स पे, जंक फूड पे। इसकी एजुकेशन हमें हेल्थ को इंक्लूड करना पड़ेगा एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। और उसमें कैंसर ही नहीं आएगी, उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दूसरी डिजीज़ को, हेल्थ को एज ए आप इंक्लूड करिए। प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे उनको बताइए कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लाइफस्टाइल कैसे चेंज की जा सकती है। हम जब छोटे थे तो हमारे एक सब्जेक्ट होता था सदाचार, शिष्टाचार और स्वास्थ्य, उसके ऊपर एक बुक हुआ करती थी। आजकल वो सब गायब हो गया। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उस लेवल पे करना होगा। हम सैकड़ों प्रोग्राम्स करते रहें। आदमी की जो ये हैबिट्स डेवलप होती हैं लाइफस्टाइल की, ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती हैं। पर यदि उन्हें आप बच्चों के लेवल पे आप उन्हें कर्ब कर दीजिए तो वो आने वाले समय में उनको पता लगेगा सिगरेट, शराब, स्पाइसी फूड्स, केयरलेस अनवांटेड जो सेक्सुअल हैबिट्स हैं उनसे वो मुक्ति पाएँ। मोबाइल इज़ अनदर थिंग। WHO ने उसे ग्रेड 2B का पोटेंशियल कार्सिनोजेनिस अभी तो किसी को पता नहीं है। जैसे लोग पहले स्मोक किया करते थे, मूवीज़ में बड़े हीरोज़ दिखाए जाते थे, अब पता चल रहा है सिगरेट के बारे में। इसी तरह से मोबाइल के बारे में 20 साल बाद पता लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ हैव टू इम्प्रूव और इसके लिए रिसर्च हुई है। ये तो मैं कैंसर के बारे में कह रहा हूँ, और जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी तो आप मतलब फेरिस्ट है। तो लाइफस्टाइल के लिए हमें स्कूल के लेवल पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमने लाइफस्टाइल ठीक कर ली, पर हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है? आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देख लीजिए। यमुना पॉल्यूशन की बात बहुत हो रही है, पर क्या आपको पता है कि इसी पॉल्यूटेड रिवर के वाटर से सब्जियां और अनाज उगाए जा रहे हैं? पूरी किसी ने वीडियो दिखाया था, 8 किलोमीटर उसने वीडियो दिया था ड्रोन से कि सब सब्जियां लहला रही हैं और वो इसी जहरीले पानी से उनको वो किया जा रहा है। तो हमें उस लेवल पे भी जाना पड़ेगा। और देखिए टोबैको के ऊपर तो अब थोड़ी सी जागृति हुई है, जैसे टोबैको के ऊपर टैक्स लगाए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। पर ये टैक्सेस इतने ज़्यादा, इनका नाम ही आप कैंसर टैक्स रख दीजिए, और वो इतने ज़्यादा लगाइए कि जो समाज का तबका ये खैनी, गुटखा, बीड़ी से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो उसे खरीद ही ना पाए। कम से कम इस कैंसर टैक्स से हम हॉस्पिटल्स में जो कैंसर के इलाज की मशीनें हैं जो कि उपलब्ध नहीं हैं, भले ही वो लीनियर एक्सेलेटर्स हों, भले ही वो CT स्कैन हो, भले ही वो PET CT हो, कम से कम वो तो लगवा सकेंगे जिससे उनके डायग्नोसिस की सुविधा और उनके इलाज की सुविधा प्राप्त हो। हम पोस्ट तो क्रिएट कर पाएंगे जिससे कि क्या कहते हैं, उन्हें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उन्हें हम अपॉइंट कर सकें। तो इसलिए हमें ये लाइफस्टाइल, टोबैको टैक्सेशन एंड एट द बेस्ट टोबैको बैन यदि हम कर सकें तो हो सकता है हमारे कैंसर हॉस्पिटल्स जो है वो आधे से ज़्यादा खाली हो जाए। ठीक है। अंचल, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? क्योंकि शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया आपकी स्टोरी से कि देर नहीं करनी, और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है, उनके पास जाना है। और क्या मैसेज आप लेंगे एक तरह से डोंट्स और डूज की जब हम बात करें, क्या करना है क्या नहीं करना है? सबसे पहली बात तो जैसे डॉक्टर साहब ने कही, ये बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग कितनी भी अवेयरनेस कर लें, कितने भी शोज़ कर लें या कैंपेन्स कर लें, जब तक रूट कॉज को अगर हम नहीं रोकेंगे तब तक कैंसर नहीं रुकेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में जो कैंसर से जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं वो बच्चे और अंडर 40 हो रहे हैं। अगर ये लोग इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे तो कहाँ हमारा फ्यूचर है, कहाँ हमारा देश जाएगा जब हमारा यूथ ही सारा बीमार पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, बट अगेन आप क्या क्या चेंज करेंगे? अगर रूट कॉज में अगर पानी केमिकल वाला यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ों में केमिकल आ रहा है। दूसरा, मैं नोएडा जाती हूँ कई बार शूट के लिए या कुछ अवेयरनेस कैंपेन के लिए, मैं देखती हूँ आप DND क्रॉस कीजिए, वहाँ से लेके आप लास्ट तक जाएंगे, वहाँ पे प्लांट फेंसिंग पे पूरी बड़ी बड़ी पान मसाला की एड्स लगी हुई है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ हम अवेयरनेस कर रहे हैं और एक तरफ हम उनको एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर हम कहते हैं कि हमारा यूथ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आज की डेट में, जैसा आपने कहा कि आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हर एक को मानना पड़ेगा उनकी लाइफ में कभी ना कभी कैंसर आएगा ही आएगा, अगर हमारा ये चेंज जो है वो नहीं हुआ तो। सो बेसिकली यही है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लीजिए, क्योंकि अगर मैं केमिकल नहीं रोक सकती हूँ तो एटलीस्ट मैं अपनी एक अच्छी स्लीप ले सकती हूँ, टाइम से सो सकती हूँ, बैक टू बेसिक जा सकती हूँ, खाना नॉर्मल कर सकती हूँ। सो एटलीस्ट क्या होगा, मेरी बॉडी इंटरनली तो हील होगी, मैं उसको इंटरनली तो अब्यूज़ नहीं करूँगी। तो आई थिंक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी ज़रूरी हैं अपने आप को एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि गवर्नमेंट एंड आप लोग बहुत इनिशिएट कर रहे हैं, बट कब, मतलब आप ये सोचिए ना कि सिगरेट का प्रमोशन इतने अच्छे से होता है हमारे यहाँ पे, एक उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन वो मुझे समझना पड़ेगा ना कि वो मेरे लिए कितना यूज़फुल है, वो आगे जाके मुझे कैसे इफ़ेक्ट करने वाला है। अब कोई कहता है कि 80 साल के लोग हैं, इनको कभी कैंसर नहीं हुआ, ये तो इतने सालों से कैंसर स्मोक कर रहे हैं, बट उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लेनी होगी अपनी लाइफ की। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, इतने सारे लार्ज कॉरपोरेट्स हैं जहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक सेल्फ एग्जामिनेशन का, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई ब्रेस्ट को ब्रेस्ट नहीं बोलना चाहता, हम प्रोडक्टिव ऑर्गन को बोल के बात ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम वहाँ के वॉशरूम्स में, कॉलेजेस के वॉशरूम्स में, स्कूल्स में, जो टिंडर एज के टाइम पे अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन का पूरा प्रैक्टिस वहाँ पे वॉशरूम्स में भी लगा दें, तो जो औरतें हैं वो एटलीस्ट सेल्फ अवेयर हो जाएंगी कि उनको कम से कम महीने में एक बार अपने आप की बॉडी को सेल्फ एग्जामिन कैसे करना है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा अर्ली डिटेक्शन के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज शर्मा, आपने जो बातें कही, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हर व्यक्ति को अवेयर होना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम पहुँचाना चाहते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ नदी इतनी पॉल्यूटेड नहीं है, या हम तो ताज़ी हवा में रहते हैं, हम तो दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में नहीं रहते, हम तो पहाड़ों की खुली हवा में रहते हैं। तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? कोई किन फैक्टर्स को ज़रूरी माने, किन को ना माने? हम अच्छी हवा में जी रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कैंसर क्यों हो सकता है? वजह क्या है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि हम इसको लेके मैं 2 पॉइंट्स पे आना चाहता हूँ कि पब्लिक कैंसर अवेयरनेस कौन करेगा। हम लोग तो कर ही रहे हैं, मुझे तो लोग कहते हैं फादर ऑफ प्रिवेंटिव कैंसर अवेयरनेस इन इंडिया। पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आया था ये वर्ल्ड पीडियाट्रिक कैंसर अवेयरनेस पे, कि उन्होंने क्या किया कि हर महीने एक पोस्टर बनाया एक टाइप के बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर का, और 40,000 पीडियाट्रिस्ट जो हमारे हिंदुस्तान में हैं उनको वो पोस्टर बाय ईमेल भेजना शुरू किया कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ ये पेशेंट आता है, उसकी आंख में सफ़ेद दिख रहा है या उसको लंप है, उसे इमीडिएटली आइडेंटिफाई करो और रिपोर्ट करो। तो इस तरह से डेंटिस्ट हैं, हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर्स बढ़ रहे हैं, चेस्ट फिजिशियंस हैं, वो इस तरह का यदि एक मतलब लाखों में वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये अवेयरनेस जा सकती है, उनको थोड़ा सा ना एक स्टिमुलेशन मिलेगा कि भाई हाँ ये कैंसर बढ़ रहा है। नहीं, वो तो मैनी ऑफ देम आर बिजी इन देयर प्रैक्टिसेस। दूसरी चीज़, हमें देखिए स्क्रीनिंग की बात बहुत की जाती है, हमें अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग को अभी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कैंसर की स्थिति बड़ी भयावह है। आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम लाएंगे, कोई नहीं आएगा, पर स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं जहां लोग वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए विमेन जाती हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आर वेरी कॉमन। सो वहाँ पे हमें गायनेकोलॉजी का अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग के लिए कोई भी लेडी, अब हमारे LNJP में गायनेकोलॉजिस्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करती हैं, सर्विक्स एग्जामिन करती हैं, और एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने HPV का जो वायरस है उसका भी टेस्ट किया था। तो इस तरह के, क्योंकि लेडीज़ में क्या क्या कैंसर्स हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर है, अल्ट्रासाउंड एक चाहिए, सर्वाइकल कैंसर है, एक कॉल्पोस्कोपी और VIA करते हैं, पैप्समियर टाइप का होता है, वो करना है। आपका ओवेरियन कैंसर है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी। फिर हम गए डेंटल डिपार्टमेंट में,
वहाँ पे दांत दिखाने गए, यदि डेंटिस्ट ने देखा है कि कुछ गड़बड़ी है, ल्यूकोप्लेकिया है, एरिथ्रोप्लेकिया है, कोई अल्सर है, इमीडिएटली फिर चेस्ट डिपार्टमेंट में, ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरह की अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग गवर्नमेंट को ऑर्डर देना चाहिए कि सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में पहले शुरू करें, और जब वो उसके डेटा आना शुरू होंगे तो फिर आप कहेंगे ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उसके इक्विपमेंट के पर पहले शुरू तो करें। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, मैंने देखा है साउथ में बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलरली फेसबुक पे आ रहे हैं, तेलुगु में बोलते हैं, कोई उड़िया में बोलता है, तो डॉक्टर्स को भी अपने को थोड़ा सा इस मामले में आगे बढ़ाना होगा। ठीक है। और आंचल, तीसरी स्टेज पर होने के बावजूद क्या कभी कोई डर था या वो मजबूत इरादा था? क्योंकि जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग उस चीज़ को मेंटली नहीं झेल पाते और कहीं ना कहीं उसका असर फिजिकली भी फिर दिखाई देता है। आप और इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, आपकी वो लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी। तो मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है? मेंटली इसके अंदर जो है ना, सारा जो गेम है वो मेंटल वेलबींग का ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखिए, एक डॉक्टर के पास सेम केस में 2-3 पेशेंट जाते हैं, लेकिन कई एक ऐसा है कि जो लाइफ खो देता है और एक उस चीज़ से निकल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस केस के अंदर। पहली चीज़ ये है कि जब हम डायग्नोज होते हैं या हमें पता चलता है, डाउट भी होता है, तो एक पेशेंट को सर्वाइवर के पास भेजा जाता है। मेरा मानना ये है कि सर्वाइवर आपके साथ इमोशन शेयर कर सकता है। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक पर्सन को जो डायग्नोज होता है उसको राइट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डिनायल में जी रहे हैं कि कहीं कैंसर निकल आया तो क्या, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर कैंसर निकल आया तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, जब मैं कैंसर से निकली थी तो डेफिनेटली इट्स नॉट इजी। और ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि कैंसर मतलब डेथ आपको दिखती है कि नहीं, अब तो कुछ महीने हैं, कुछ घंटे हैं या कुछ साल हैं आपके पास, और वो कैंसर के बीच में ही नहीं, कैंसर से बाहर आने के बाद भी वो ट्रिगर रहता है सारा का सारा। तो मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने जो भी इंसिडेंट देखे, जैसे 20 साल की एज में मैंने अपनी सिस्टर की मर्डर केस में मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, उससे बाहर आई। 15 साल की एज में मैंने पढ़ाई छोड़ी। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट है। मेरा घर डिमोलिश हो गया, घर कैंसर डायग्नोज होने से पहले। एक बैड मैरिज से निकली मैं, डोमेस्टिक वायलेंस से। तो कहीं ना कहीं जितने भी इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और जब कैंसर आया तो मुझे याद है, मैं मंदिर में जाके बैठी थी, साईं बाबा मंदिर में जाके बैठी थी, और मैंने सिर्फ यही बोला था कि कैंसर कांट बी माई एंड, कि ये इतनी चीज़ों से अगर मैं बाहर आई हूँ तो मैं कैंसर से भी बाहर आ सकती हूँ। और मैं अपने डॉक्टर्स को कभी जज नहीं करूँगी, मैं राइट ट्रीटमेंट लूँगी और जो होगा वो होगा। क्योंकि काफ़ी लोग इस बीच में ना ऐसे भी मिलते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनकी लाइफ में कुछ इस तरीके की हिस्ट्री नहीं हुई है कभी, वो सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं। जैसे गूगल और पीपल, आई प्रेफर कि मैं इनसे बहुत दूर रहूँ। क्योंकि डॉक्टर आपको एक गाइड कर रहा है, वो आपको बोलते हैं आप रेडिएशन मत कराना, आप कीमो मत कराना, आप ये मत कराना, आपका दूसरा ऑर्गन ख़राब हो जाएगा। भाई मैं पहले अपनी लाइफ तो बचा लूँ, जो इफेक्टेड एरिया है उसको तो बचा लूँ, सेकंड ऑर्गन में बाद में देखूँगी। तो मिसकंसेप्शन, मिसलीडिंग हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं मेंटली इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है कि जब आपको एवरी सेकेंड पर्सन आपके पास आके बोल रहा है बेटा ख्याल रखना, कैंसर हो गया अभी आपको, अब आप रेडिएशन मत कराना, डॉक्टर्स तो आपको गलत गाइड करते हैं, आप किसी बाबा के पास चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इमोशनली तो वीक कर ही रही हैं, लेकिन हमें मिसलीड भी कर रही हैं एट द सेम टाइम टू नॉट हैव राइट ट्रीटमेंट। तो इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना, अपने डॉक्टर्स को बिलीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी तरीके से कैंसर से बाहर आने के लिए। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करें डॉक्टर मनोज शर्मा, इलाज में हम कितना आगे आए हैं, एक तरह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पहले से कितने ज़्यादा हैं, और इसको लेकर भी क्या लोगों में उतनी अवेयरनेस है? मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात की थी। स्कूल कैंसर एजुकेशन की बुक जो दिल्ली गवर्नमेंट ने छापी थी, उसमें जो 8th to 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया था डायग्राम से। और वो बुक जो है वो सीधे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बेडरूम में पहुंच गई थी। 5 एडिशंस उसके छपे थे। दूसरा, ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑन्को साइकेट्री एक नया सब्जेक्ट उभर के आया।
मैंने भी 2 किताबें लिखी हैं और एक NBT से भी पब्लिश हुई है, हम होंगे कामयाब कैंसर के क्रीड़ांगन में, और दूसरी है कैंसर चिकित्सा इसे सहर्ष कैसा पूरा करें। ये सारे एस्पेक्ट उसमें डिस्कस किए हुए NBT से मिलती है। अब इलाज की बात आप कर रही हैं, तो प्रिवेंशन तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, ये मत खाओ, थोड़ा सा वैक्सीनेशन के ऊपर भी बोल देते हैं। वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के लिए कहा जा रहा है, पर ये बात सच नहीं है। फीमेल को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? फीमेल में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ कहाँ से रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेल और फीमेल दोनों का वैक्सीनेशन HPV वैक्सीन से किया जाता है और करना चाहिए, और जो हाईएस्ट टाइटर वाली हैं, जो नोनावेलेंट है, उनसे करना चाहिए। जो इलाज अमेरिका या यूरोप के किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है, उससे अच्छे इलाज हमारे देश में अब उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं वो उन्हें अवेल भी कर रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है। तो कैंसर, ये मेडिकल इंश्योरेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पब्लिक को अपना करा लेना चाहिए। कैंसर इंश्योरेंस इंडियन कैंसर सोसाइटी और वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट वाले देते हैं, कैंसर इंश्योरेंस देते हैं, कई हॉस्पिटल्स देते हैं आजकल। तो हमें बस आप वेटिंग लिस्ट से अंदाज़ लगा लीजिए कि हमें और कितना करना है। ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पर, और क्योंकि इतने अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं अंचल, आपको लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस क्या समय के साथ बढ़ रही है? और आखिर में अगर आप एक संदेश देना चाहें लोगों को तो वो क्या होगा? प्रीति, अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ रही है, बिकॉज अभी आप देखिए सारे चैनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सब लोग बहुत एग्रेसिवली आगे आ रहे हैं। बट मेरा अगेन मानना वही है, जब तक हम रूट कॉज को नहीं डिस्कवर करेंगे और उसको नहीं रोकने की कोशिश करेंगे, आप कैंसर को नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि हम लोग कितनी भी अवेयरनेस फैला लें, अगर मेरी प्लेट में केमिकल आ रहा है, जो भी मैं खा रही हूँ वो प्योर नहीं है, तो कैंसर कहीं ना कहीं मुझे अटैक करेगा ही करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है रूट कॉज को फाइंड करके पहले हमें उनको रोकना चाहिए, उनको टैक्सेबल करना चाहिए। सिर्फ सिनेमा में एक मूवी दिखाने से कैंसर अवेयरनेस नहीं होती है। लोग बाहर चले जाते हैं, वो कहते हैं हमें देखना ही नहीं है, हम एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। तो ये जागरूकता का पार्ट नहीं है कहीं ना कहीं। अगर आपको जागरूक होना है, पहली चीज़ आपको अपना सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा ये आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आपका टेम्पल है, जिसका ख्याल आपको रखना है, ना कि किसी डॉक्टर को या किसी चैनल को या किसी कॉरपोरेट को। तो फर्स्ट यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक अगर आप 100% नहीं तो 50% आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। ठीक है। और आपका मैसेज क्या होगा? मेरा तो संदेश यही है कि आपको अपने को स्वस्थ रखना है तो आपको जागृत रहना है और आपको अवेयर रहना है। आजकल वेबसाइट पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फालतू की मूवीज़ देखने के बदले आप कैंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, अंग्रेज़ी में लीजिए, हिंदी में लीजिए और अपने को बचा के रखिए। बिल्कुल। तो समय क्योंकि यहीं पूरा हो गया है, मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े, अंचल हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो आज की बातचीत ने हमें ये तो सिखाया, बताया है कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारी चॉइसेस, हमारी सोच की भी परीक्षा है। तो डर को छोड़ना है और देरी को छोड़ना है और जागरूक बनना है, क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहली दवा है जो हर घर तक पहुँचनी चाहिए। और अंचल जैसी फाइटर्स हमें सिखाती हैं कि जीत सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, इरादे में भी होती है। तो आइए आज से एक वादा करते हैं, हर साल एक चेकअप। डॉक्टर शर्मा जी, हर साल एक चेकअप? हर साल तो नहीं, पर यदि आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए, क्या आप तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं या आप की डाइट में डिफेक्ट है, तो कम से कम एक चेकअप जरूर कराइए अपना। ऐसा देखा गया है कि ये WHO की स्टडी है कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर के बारे में यदि एक महिला एक बार अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप कराती है तो उसको कैंसर होने के चांसेस 80% घट जाते हैं, क्योंकि प्री कैंसरस कंडीशन डिटेक्ट होकर उनका इलाज हो जाता है। और यदि 2 बार कराती है तो करीब 100% श्योरिटी मिल जाती है। ये WHO की स्टडी है। इसमें कोई एज का फैक्टर आप बताएंगे, कब कितनी एज से कराना है, कब कराना है? देखिए, रिप्रोडक्टिव एज के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आजकल रिप्रोडक्टिव एज या प्रोमिस्क्यूटी बहुत अर्ली एज में शुरू हो रही है। अब उसके ऊपर दूसरा चैप्टर आ जाता है कि प्रोमिस्क्यूटी के कारण किस तरह से सर्वाइकल कैंसर्स यूके में इंक्रीज हो गए थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। वो हम कभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यानी पर सेफ सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंट सेक्स को अवॉइड करना चाहिए
और अनहाइजीनिक जेनाइटल हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी ये जो चेकअप जिसके बारे में डॉक्टर शर्मा ने भी अभी बताया वो ज़रूर कराना है, और हर दिन एक हेल्दी चॉइस, और हर पल खुद से प्यार, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, बस हमें उसे समझदारी से जीना है और जागरूक होकर जीना है। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।